नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। आज है 2 सितंबर और चलिए जानते हैं 2 सितंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 2 सितंबर और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व नारियल दिवस। और इसे पहली बार कब मनाया गया? तो साल 2009 में विश्व नारियल दिवस को पहली बार मनाया गया था। और इस बार का जो विश्व नारियल दिवस मनाया जा रहा है उसका थीम रखा गया है सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो आज से यानी कि 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। अब यहाँ पे है कि भारत में इसे सबसे पहले कब मनाया गया था? तो भारत में इसे भारत सरकार के खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा साल 1982 में पहली बार मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। और इस साल जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है इसका थीम रखा गया है शुरुआत से ही सही तरीके से भोजन देना। तो ये है आज के प्रमुख दिवस। अब बढ़ते हैं कुछ करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है भारतीय सेना ने, यहाँ पर सेना होगा, भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार की सहायता के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? ऑपरेशन मर्यादा या प्रोजेक्ट नमन या बॉबी बकेट या ऑपरेशन कामधेनु? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत करी है। तो सही आंसर होता है बी। जानते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो ऑपरेशन मर्यादा की बात किया जाए तो केदारनाथ यात्रा के लिए सुचारू रूप से संचालन के लिए और साथ ही साथ केदारनाथ यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन न करे और सुचारू रूप से यात्रा संचालित हो, इसके लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया था। बॉम्बे बकेट की बात किया जाए तो उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में आग लगी थी और उसे बुझाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने बॉम्बे बकेट नामक ऑपरेशन की शुरुआत करी थी। और ऑपरेशन कामधेनु की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में जो अवैध रूप से मवेशियों का तस्करी होता है, अवैध रूप से मवेशियों के तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया था। साथ ही साथ जान लेते हैं यहाँ पे भारतीय सेनाओं के प्रमुख के बारे में। तो वर्तमान समय में वायुसेना के प्रमुख हैं वी चौधरी वायुसेना के प्रमुख वी चौधरी हैं और ये 27वें क्रम के हैं। और नौसेना की अगर बात किया जाए तो नौसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी और ये 26वें क्रम के हैं। और थल सेना की अगर बात किया जाए तो थल सेना के जो प्रमुख हैं इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी और यह 30वें क्रम के प्रमुख बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को या राजविंदर सिंह भट्टी को या सतीश कुमार को या बी श्रीनिवासन को? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि दलजीत सिंह चौधरी को हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होता है ए। जानते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो अभी हाल ही में चर्चे में थे राजविंदर सिंह भट्टी। तो राजविंदर सिंह भट्टी की बात किया जाए तो यह सीआईएसएफ के महानिदेशक बने हैं। सतीश कुमार की अगर बात किया जाए तो सतीश कुमार जो है हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। सतीश कुमार। और बी श्रीनिवास की बात किया जाए तो हाल ही में एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के महानिदेशक जो हैं बी श्रीनिवास बने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जान लेते हैं बीएसएफ के बारे में। तो बीएसएफ की जो स्थापना थी यानी कि सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना है इसे साल 1965 में स्थापित किया गया था। 1 दिसंबर साल 1965 को इसकी स्थापना किया गया था। इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। और यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है। और बीएसएफ का जो आदर्श वाक्य है वह है जीवन पर्यंत कर्तव्य। यह बीएसएफ का आदर्श वाक्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि गोवा शिपयार्ड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है?
विकसित भारत या समुद्र प्रताप या बायो एनटेक या उदार शक्ति। तो अभी हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला प्रदूषक नियंत्रण पोर्ट लॉन्च किया है और उसका नाम समुद्र प्रताप रखा है। तो सही आंसर होता है बी। साथ ही साथ यहां पर जान लेते हैं गोवा शिपयार्ड के बारे में। तो गोवा शिपयार्ड की अगर बात किया है तो गोवा शिपयार्ड की जो स्थापना थी यह की गई थी साल 1957 में। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है गोवा में ही वास्को डिगामा है। गोवा में वास्को डिगामा नामक स्थान है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रमुख की बात किया जाए तो वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं ब्रिजेश कुमार उपाध्याय हैं, इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की अगर बात किया जाए तो हाल ही में जो है 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और 78वें स्वतंत्रता दिवस का जो थीम रखा गया था वह था विकसित भारत। बायो एनटेक की बात किया जाए तो यह विश्व की पहली ऐसी कंपनी है जो कैंसर का टीका का इसने निर्माण किया है और जिसका नाम रखा है BNT116। अब यहाँ पे यह बायोएनटेक विश्व की पहली कंपनी कैसे बनी है, तो यह पहली ऐसी कंपनी बनी है कि जो कैंसर का टीका तो बनाई है और साथ ही साथ इसका परीक्षण 7 देशों में हो रहा है। तो 7 देशों में परीक्षण करने वाली यह पहली कंपनी बनी है कि कैंसर के टीका का यह 7 देशों में परीक्षण कर रहा है और उस टीके का नाम इसने क्या रखा है BNT116, जिसके कारण यह चर्चे में आया है। और उदार शक्ति की बात किया जाए तो अभी हाल ही में भारत और मलेशिया के वायुसेना के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा था उसका नाम रखा गया था उदार शक्ति और यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है मलेशिया में ही हो रहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है? 10, 7, 12 या 4। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि राष्ट्रीय औद्योगिकी गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है। तो सही आंसर होता है सी। यहाँ पर अन्य ऑप्शंस की अगर बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में था साइबर क्राइम इंडेक्स। तो साइबर क्राइम इंडेक्स में जो है भारत 10वें स्थान पे है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत जो है वह 10वें स्थान पे है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है जलवायु परिवर्तन इंडेक्स जो निकला था उसमें भारत का स्थान जो था वह 7वां था। और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है भी चर्चा में था कि शैक्षिक वर्ष 2024-25 के लिए, शैक्षिक वर्ष जो वर्तमान समय में चल रहा है 2024 और 25, इसके लिए बेसिक तौर पे ये घोषित किया गया है कि भारत के जितने भी विशेष रूप से आतंकवाद से प्रभावित परिवार होंगे, पूरे भारत में आतंकवाद से प्रभावित परिवार वालों के लिए एमबीबीएस में, ठीक है, एमबीबीएस में 4 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि शैक्षिक वर्ष 2024-25 में मतलब आतंकवाद से प्रभावित प्रभावों के लिए, ठीक है, आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लिए एमबीबीएस में कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 4 सीटें आरक्षित की गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वह है कि एसोचैम पर्यावरण एवं कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहाँ पर किया? धुलीलेख में या मास्को में या विशाखापट्टनम में या नई दिल्ली में? तो यहाँ पर सही आंसर होता है नई दिल्ली में। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की बात किया जाए तो यह राज्य मतलब पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, और उन्होंने ही एसोचैम के द्वारा जो पर्यावरण और कार्बन का सम्मेलन हो रहा था उसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की अगर बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में था धुलीलेख, और धुलीलेख चर्चे में क्यों था? तो यह नेपाल का शहर है और WHO के द्वारा स्वस्थ शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला धुलीलेख नेपाल का पहला शहर बना हुआ है, जिसके कारण यह चर्चे में था। मास्को की अगर बात किया जाए तो मास्को रूस का एक शहर है और अभी हाल ही में मास्को में भारत और रूस के
आपातकालीन प्रबंधन पर दूसरी बैठक हुई है। तो आपातकालीन प्रबंधन पर दूसरी बैठक, ठीक है, मॉस्को में हुई। किसके किसके बीच में हुई? भारत और रूस के बीच में। जैसा कि पिछले करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि साल 2016 में आपातकालीन प्रबंधन पर भारत और रूस के बीच में जो पहली बैठक हुई थी वह नई दिल्ली में हुई थी। और यहाँ पे विशाखापट्टनम की बात किया जाए तो विशाखापट्टनम जो है परमाणु ऊर्जा संचालित बैलास्टिक मिसाइल INS अरीघाट अरीघाट को जो है वह विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है, जिसके कारण विशाखापट्टनम भी चर्चे में रहा। साथ ही साथ यहाँ पर एसोचैम के बारे में जान लेते हैं। तो एसोचैम की स्थापना जो है वह साल 1920 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। एसोचैम का जो हेडक्वार्टर है यह नई दिल्ली में है और वर्तमान समय में एसोचैम के जो सचिव हैं उनका नाम दीपक सूद है और एसोचैम के वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम संजय नायर है। साथ ही साथ एसोचैम के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम आता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एसोचैम का पूरा नाम आता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और जानकारी आपको देते हैं कि यह जो पर्यावरण और कार्बन का सम्मेलन हुआ था, ठीक है, नई दिल्ली में, इसमें यह बेसिक तौर पे ध्यान दिया गया है कि इसका उद्देश्य था कि साल 2070 तक भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन योग्य बनाना है। तो यह इसका उद्देश्य था। अब बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर करेंट अफेयर्स की तरफ। तो यहाँ पर हाल ही में अभी चर्चे में आया था पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, और चर्चे का कारण क्या? तो पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत के विस्तार के लिए 4136 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना भी चर्चे में आया था और इसका कारण यह था कि यह वर्तमान समय में दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल है और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 28 अगस्त साल 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। और गोदरेज इंडस्ट्री भी चर्चे में था। क्यों? तो यहाँ पर यह था कि गोदरेज इंडस्ट्री ने प्रथम राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस का शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया है। तो यह कुछ वन लाइनर करेंट अफेयर्स थे। अब बढ़ते हैं पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में नए कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया? तो जिसका सही उत्तर था डॉक्टर TV सोमनाथ। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 10, 7, 12 या 4। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।